मॉर्निंग ऑल। मेरे पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने पावर शेयरिंग के बारे में डिस्कस किया था और ये डिस्कशन हमारा दो देशों की स्टोरीज़ के थ्रू किया गया था। साथ ही आशा है कि आप लोगों ने पावर शेयरिंग की मीनिंग को भी अच्छे से समझ लिया होगा। अब आज हम लोग इसी चैप्टर का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, यानी कि सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है, या हम इसको कह सकते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिसके द्वारा सत्ता की साझेदारी आवश्यक हो गई है किसी भी लोकतांत्रिक देश में। तो इसको हम दो रीज़न से कह सकते हैं, इसके लिए हम दो रीज़न दे सकते हैं जिसकी वजह से सत्ता की साझेदारी ज़रूरी है। पहला है प्रूडेंशियल रीज़न। प्रूडेंशियल रीज़न में हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि पावर शेयरिंग या सत्ता की साझेदारी इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में सत्ता की साझेदारी के द्वारा जो बहुत से सोशल ग्रुप्स या सामाजिक समूह होते हैं उनमें आपसी संघर्ष को कम किया जा सकता है। साथ ही साथ हम ये जानते हैं कि अगर सामाजिक समूहों में या सोशल ग्रुप्स में सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे तो उस देश में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी या राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है और साथ ही साथ हिंसा को बढ़ावा मिलता है। पावर शेयरिंग इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है कि इसके द्वारा सोशल ग्रुप्स का आपसी कॉन्फ्लिक्ट कम होता है और साथ ही साथ जो सामाजिक व्यवस्था है, जो पॉलिटिकल ऑर्डर होता है उस देश का, उसमें स्टेबिलिटी या स्थिरता आती है। ये हम मान सकते हैं कि अगर मान लो किसी भी देश में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है वो अपनी इच्छा को ज़बरदस्ती जो दूसरे सोशल ग्रुप्स हैं उन पर इम्पोज करती है, तो ये कुछ समय के लिए यानी थोड़े से समय पीरियड के लिए तो सही हो सकता है, लेकिन अगर हम इसका लॉन्ग टर्म देखें तो एक ही रिज़ल्ट निकलता है कि ये जो राष्ट्र की एकता है उसको खतरे में डाल सकता है। साथ ही साथ जो मेजॉरिटी कम्युनिटी की निरंकुशता होती है वो कभी कभी माइनॉरिटी को दबाते हुए, यानी कि वो जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जो कम संख्या में वहाँ के समूह हैं, उनका तो दमन करती ही करती है। लेकिन ये माना जाता है कि बहुत समय तक अगर किसी देश में मेजॉरिटी कम्युनिटी अपनी इच्छाओं को दूसरे समुदायों पे या देश के अन्य समुदायों पर थोपती रहती है तो ये मेजॉरिटी जो है अपने आप को भी समय के साथ साथ ग्रेजुअली जो है वो नष्ट करती जाती है। तो ये प्रूडेंशियल रीज़न है जिसकी वजह से कहा जा सकता है कि सत्ता की साझेदारी जो है वो ज़रूरी है। अब हम दूसरा रीज़न डिस्कस करेंगे कि मॉरल रीज़न, यानी कि जो नैतिक कारण हैं वो क्या ज़रूरी हैं। ये माना जाता है कि जो पावर शेयरिंग है एक तरीके से लोकतांत्रिक देशों की एक आत्मा कही जा सकती है, यानी कि विदाउट पावर शेयरिंग कोई भी डेमोक्रेसी लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। ये हम सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी में लोगों को डिसीज़न देने का अधिकार मिलना चाहिए, यानी पीपल पार्टिसिपेशन और डिसीज़न कि वो कौन सी सरकार के द्वारा शासित होना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि लोगों के पास ये पूरा अधिकार होता है कि वो कौन सी सरकार या किस व्यवस्था के द्वारा अपना देश चलाने चाहते हैं, और पावर शेयरिंग के द्वारा ही एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है उस देश के सिटीजन्स जो चुनते हैं, और थ्रू पार्टिसिपेशन यानी कि इस व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार चुनने के साथ साथ वो इस सिस्टम में एक स्थान भी ग्रहण कर लेते हैं। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पावर शेयरिंग जो है वो क्यों डिज़ायरेबल है किसी भी लोकतांत्रिक देश में। अब आज की जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ हैं वहाँ पर पावर शेयरिंग किस किस फॉर्म में पाई जाती है। पहला अगर हम देखें कि जो सत्ता की साझेदारी है
वो सरकार के विभिन्न भागों में की जाती है, जिसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहता है। इसमें जो पावर शेयरिंग होती है, जो सत्ता की साझेदारी होती है, वो सरकार के विभिन्न भागों में या विभिन्न अंगों में डिवाइड कर दी जाती है। और हर भाग जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। हम लोग ये लास्ट ईयर पढ़ चुके थे कि मिनिस्टर और गवर्नमेंट जो है, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल वो अपनी पावर को एक्सरसाइज करके किसके, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये भी जानते हैं कि जो जजेस हैं, जो कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो अपॉइंट किए जाते हैं एग्जीक्यूटिव के ज़रिए। सब अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वो जो ये जजेस हैं वो एग्जीक्यूटिव की फंक्शनिंग को चेक भी कर सकते हैं। इसीलिए इस तरीके के स्वरूप को, पावर शेयरिंग के स्वरूप को हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहा जाता है और इसको चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहा जाता है। यह अरेंजमेंट चेक और बैलेंस के नाम से भी जाना जाता है। दूसरे प्रकार की पावर शेयरिंग होती है डिफरेंट लेवल में, सरकार के, गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल में पावर को शेयर करके, जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी शक्तियां होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही क्लियरली डिफाइन की गई होती हैं। कोई भी गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट की शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। साथ ही साथ एक तीसरे प्रकार की गवर्नमेंट जो होती है वो लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकारें कही जाती हैं, जिसमें म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका, नगर महापालिका और पंचायत आती हैं। इस तरीके से यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में जब डिफरेंट लेवल में पावर को शेयर किया जाता है तो उसे वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर भी कहते हैं। अब हम तीसरा कहें तो जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, जैसे रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप में पावर को शेयर करना। बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट इसका एक बिल्कुल ही अच्छा सा एग्जाम्पल है कि किस तरीके से वहाँ पर डिफरेंट कम्युनिटी, डच, फ्रेंच और जर्मन कम्युनिटीज़ अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट के लिए वोट करते थे, चाहे वो देश में कहीं भी रहते हों। और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हमारे संविधान में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी लिया जा सकता है कि किस तरीके से जो डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हैं, जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं, उनको गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना। और जो इसका फोर्थ है वो है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स। हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं, जो सिटीजन्स, जो नागरिक होते हैं, उनके पास ये पूरा अधिकार होता है कि वो अपने लिए सरकार को चुन सकें, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज़, जिनकी विचारधारा अलग होती है और जिनके सामाजिक समूह अलग होते हैं, लेकिन वो सरकार में एक अलायंस के द्वारा या जिसको हम लोग कोलिएशन गवर्नमेंट कहते हैं, उसके द्वारा पावर में आती हैं और अपने पावर को शेयर करती हैं। उसी तरीके से बहुत से इंटरेस्ट ग्रुप्स, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स और इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ये भी इनके पास भी गवर्नमेंट पावर होती है और वो कई गवर्नमेंटल कमेटीज़ बनाकर सरकार में अपना साझेदारी करते हैं। इस तरीके से बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स में भी पावर को शेयर किया जाता है। अब हम देख सकते हैं कि जो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है वो हम 4 प्रकार से देख सकते हैं। एक है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, जिसमें पावर को लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में शेयर किया जाता है। अब हम देख सकते हैं
कि किस तरीके से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी जो है ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कही जाती है। और इस अरेंजमेंट को जैसे मैंने बताया था चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहा जाता है। दूसरा है पावर शेयर्ड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि इसको वर्टिकल हम लोग फेडरलिज्म में नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे होगा फेडरलिज्म, इसमें हम लोग इसी तरीके की पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के में पावर को शेयर किया जाता है, और जो किसके पास कौन सी गवर्नमेंट के पास कितनी शक्तियाँ रहेंगी। कोई भी गवर्नमेंट दूसरी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की शक्तियों में नहीं हस्तक्षेप कर सकती है, और इसी तरीके से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है। इसको वर्टिकल पावर शेयरिंग कहा जाता है। दूसरा होता है कि तीसरा हमने क्या डिस्कस किया है, पावर ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, आइदर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफ बेल्जियम is a good example of this type of power sharing. उसके बाद power sharing arrangement can also be seen in the way political parties, pressure groups and movements. ये हम पहले ही बोल चुके हैं कि जैसे डेमोक्रेसी में कई पार्टियां मिलकर अपनी अलायंस के द्वारा या कोलिशन के ज़रिए गवर्नमेंट में आती हैं, गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करती हैं। डिफरेंट आइडियोलॉजी होने के कारण भी वो आपस में पावर को शेयर करके देश में सरकार को चलाती हैं। उसके अलावा कई इंटरेस्ट ग्रुप्स जैसे ट्रेडर, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स और इंडस्ट्रियल वर्कर भी गवर्नमेंट कमेटीज़ में पार्टिसिपेट करके पावर को शेयर करते हैं। अब ये हमारा चैप्टर, आशा है आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से ये चैप्टर समझ में आए। अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई आपको प्रॉब्लम है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जल्द ही आप मेरा दूसरे चैप्टर का हिस्ट्री के राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का वीडियो देखेंगे। थैंक यू टू ऑल।